सुबह का समय था। विक्रांत कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाने का तैयारी कर रहा था। तभी उनकी पत्नी सुहानी उसके पास आकर बोली, आप पूरे राज्य में चतुराई का नाम से प्रसिद्ध हो गए हो, लेकिन आखिर में आप लकड़हारे ही हो। मेरे काम से मेरी चतुराई का क्या लेना देना? लेना देना बिल्कुल है। आप इस राज्य के चतुर व्यक्ति हो, तो आपको राजा चंद्रसेन की महल में सलाहकार होना चाहिए। विक्रांत मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। घर से कुछ ही दूर चला था, तभी उसका दोस्त दीपक मिल गया, जो बहुत चिंता में डूबा हुआ था। क्या हुआ भाई, बहुत परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं भाई, कल रात मैंने तिजोरी में स्वर्ण मुद्राएं रखी थी, लेकिन आज जब गिनती की तो कुछ मुद्राएं कम थीं। तुमको किसी पर शक है क्या? मेरा नौकर वर्षों से मेरे पास काम कर रहा है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी तिजोरी से स्वर्ण मुद्रा कौन निकाल सकता है। मुझे अपने घर ले चलो, हो सकता है मैं कुछ सुराग ढूंढ पाऊं। बिरजू को उम्मीद की किरण दिखी। वह विक्रांत को अपने घर ले गया। दीपक के घर में उसकी पत्नी और नौकर तिजोरी के पास खड़े हुए थे। विक्रांत ने तिजोरी खोलकर देखा कि कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी थीं। तभी उसकी नजर जमीन पर गई, जहां मिट्टी के पैरों के निशान थे। भाभी, कल आप गौरी ताई के घर गए थे ना? हाँ, उनकी बेटी बीमार थी, मैंने उसे देखने गई थी। और कल बारिश भी हुआ था। ये सुनते ही दीपक की पत्नी चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। दीपक अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, सच सच बताओ, क्या तुमने तिजोरी से स्वर्ण मुद्राएं निकाली है? हाँ गौरी, ताई बहुत परेशान थी और मैं आपसे कहती तो आप मना कर देते। दीपक विक्रांत की ओर देखने लगा, जो हल्की सी मुस्कान ले खड़ा था। लेकिन विक्रांत, तुम्हें कैसे पता चला कि मुद्राएं ये मैंने ही निकली थी? भाभी, जब मैंने आपसे पूछा कि कल आप गौरी ताई के यहाँ गई थी और कल बारिश भी हुआ था, तब आपको यह समझ आना चाहिए था कि मैंने सच जान चुका हूँ। तिजोरी के नीचे गीली मिट्टी जमीन पर लगी, जो पांव का निशान है, जो किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ आपके ही है। विक्रांत, तुम्हें लकड़हारा नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो राजा चंद्रसेन जी के दरबार में होना चाहिए। ऐसा तो मेरी पत्नी भी कहती है। विक्रांत इतना बोलकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला जाता है। विक्रांत जंगल पहुंचकर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला ही था कि पेड़ की चारों ओर आग भड़क उठी और घबराकर पीछे हट गया। और देखते ही देखते जंगल की चारों तरफ आग फैल गया। यह क्या, जंगल में आग कैसे लग सकता है? यह कोई साधारण आग नहीं है, इसमें तो कोई बड़ा रहस्य छिपा है। विक्रांत बिना लकड़ी के कांटे वह तेजी से गांव की ओर लौट आया। जैसे ही विक्रांत घर पहुंचा, सुहानी घबराई हुई उसके पास आकर बोली, क्या तूने सुना? रामलाल काका और जमींदार के खेत में भी आग लग गई है। जैसे कि विक्रांत चौंक गए और तुरंत बाहर भागा। रामलाल काका और जमींदार खड़े थे। उनके चेहरे पर, क्या ये सच है कि गांव के खेतों में आग लग गई है? हाँ, और सिर्फ हमारे खेतों ही नहीं, पूरे राज्य अमरपुर में पूरी तरह से आग लग गई है। सुनकर विक्रांत यह सुनकर सोच में पड़ गया। राजा चंद्रसेन सिंहासन पर बैठे थे, उनके पास मंत्री वासुदेव जी थे। तभी एक किसान दरबार में आकर बोला, महाराज, पूरे राज्य अमरपुर के खेतों में आग लग गई है और सभी फसलें जलकर राख हो गई हैं। महाराज राजा चंद्रसेन मंत्री की ओर देखकर बोला, मंत्री जी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? खेतों में आग, जंगल अचानक उठी लपटे, यह सब साधारण घटना नहीं लगती। तुम क्या सोचते हो? महाराज, यह निश्चित ही अलौकिक घटना है। जेब राजाओं के राज्य में ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं, केवल सिद्ध पुरुष ही इसका हल बता सकता है। हमें किसी तपस्वी या साधु संत सहायता लेनी चाहिए। राजा चंद्रसेन कुछ देर सोचने के बाद, तुम ठीक कहते हो, किसी पहुंचे हुए साधु संत को बुलाकर हमें शीघ्र ही समस्या का पता लगाना होगा। अगले दिन ही दरबार में एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद और उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राजा चंद्रसेन और मंत्री वासुदेव थे, उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद साधुओं ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर सांप, चिंता की झलक थी। महाराज, मैं कुछ भी स्पष्ट रूप देखने में असमर्थ हूँ। क्या मतलब? आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आपको इस आपदा का कारण देखना चाहिए। महाराज, जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं है। मुझे जो प्रभास हो रहा है, जो यह प्राचीन श्राप का अभाव है, और यह श्राप
अत्यंत प्रबल है। महाराज चंद्रसेन और मंत्री वासुदेव सन्न रह गए और राजमहल में सन्नाटा धीरे धीरे महल से बाहर निकल गए। रात के समय राजा अपने महल की छत पर टहलने लगा। चांदनी रात होने के बावजूद उसके मन में घोर अंधकार था। तभी रानी पद्मिनी आ गई। महाराज, आप इस राज्य के रक्षक हैं। अगर आप ही इस समस्या का हल नहीं निकल पाए तो इस राज्य का क्या होगा? पद्मिनी, मैंने इस राज्य का पहुंचे हुए तपस्वी को बुलवाया, मगर वह भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए। उन्होंने बस यह कहा कि किसी श्राप का प्रभाव है, पर यह श्राप क्या है, किसने दिया, इसका समाधान क्या है, यह कोई नहीं जानता। तभी मंत्री वासुदेव वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। राजा चंद्रसेन ने उन्हें देखते, मंत्री जी, क्या कोई और उपाय है? महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें किसी तांत्रिक की सहायता लेनी चाहिए। तांत्रिक का सहायता, क्या यह उचित रहेगा? महाराज, यह साधारण समस्या नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। हमें उनसे सहायता लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम कल ही उस तांत्रिक के पास चलेंगे। अगले दिन राजा चंद्रसेन और मंत्री वासुदेव जंगल में स्थित एक रहस्यमय आश्रम पहुंच गए। वहां स्थान एक बड़ी गुफा में स्थित था, जिसके चारों ओर धूप चल रही थी। अंदर एक वृत्त तांत्रिक ध्यान में लीन था। राजा चंद्रसेन और मंत्री वासुदेव उसके सामने पहुंच गए। तांत्रिक ने धीरे धीरे आंखें खोली। महाराज चंद्रसेन, मैं आपकी चिंता जानता हूँ। आपके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वह साधारण नहीं है। यह सब प्राचीन श्राप का प्रभाव है। कौन सा श्राप? क्या आप इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं? यह श्राप अमरपुर नगर के उस खंडहर से जुड़ा हुआ है, जो आज एक उखड़ा हुआ महल है, परंतु हजारों वर्ष पूर्व वहां आपका पूर्वज राज करता था। लेकिन यह सब राज्य के इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया है। क्योंकि इतिहास नहीं, बल्कि एक भयावह सत्य है, जिसे जानबूझकर छुपाया गया। हजारों वर्ष पूर्व आपके पूर्वजों के राज्य में एक काला जादूगरनी आई थी। वो अमर होने के लिए लोगों की बलि दे रही थी। बलि? हाँ महाराज, जब आपके पूर्वजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, परंतु वह जलने के बाद भी समाप्त नहीं हुई। वो एक राक्षसी में परिवर्तित हो गई। मंत्री वासुदेव की आंखों में भय झलक लगा। फिर उसे रोका कैसे गया? उस समय के राजगुरु ने एक विशेष तंत्र विद्या का प्रयोग कर उसे कांच के कंगन में कैद कर दिया। यह कंगन उस खंडहर में छुपा कर रखा गया था, ताकि वह पुण्य मुक्त ना हो सके। लेकिन अब राज्य में यह आपदाएं क्यों आ रही हैं? क्योंकि उस कांच के कंगन की दिव्य शक्ति अब कमजोर पड़ रही है और वह राक्षसी फिर हो रही है। राजा चंद्रसेन की मुट्ठी क गई। हमें क्या करना होगा? आपको उस खंडहर से उस कांच के कंगन को निकालकर मेरे पास लाना होगा। तभी मैं अपनी तंत्र विद्या से उस शक्ति को पुनः जागृत करूंगा, ताकि वह राक्षसी फिर से कैद रहे। कुछ देर बाद राजा चंद्रसेन और मंत्री वासुदेव महल में वापस लौट आए। राजा चिंतित अवस्था में सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री जी, राज्य को बचाने के लिए मुझे स्वयं खंडहर जाना ही होगा। उसी समय रानी पद्मिनी वहां आ पहुंची। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमरपुर नगर राज्य के राजा हैं। आप जंगल में स्थित उस खंडहर की कुछ मान्यता है, उसे आप मत भूलिए। जो भी उस खंडहर में गई है वह अभी वापस नहीं आए हैं। आप थोड़ा सोचिए। तुम सही कह रही हो पद्मिनी, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी प्रजा संकट में है और उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आप राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी उस खंडहर से कांच का कड़ा लेकर आएगा, उसे महल में एक विशेष स्थान दिया जाएगा और भारी इनाम भी मिलेगा। राजा चंद्रसेन को यह सुझाव पसंद आया। उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि यह घोषणा पूरे राज्य में करवा दी जाए। विक्रांत अपने घर के बाहर बैठा लकड़ी तराश रहा था। तभी उसका पड़ोसी, जो उसका मित्र भी था, वहां आ पहुंचा। विक्रांत, क्या तुमने सुना? राजा चंद्रसेन जी ने ऐलान किया है कि जो भी उस जंगल के खंडहर से कांच का कड़ा लेकर आएगा, उसे महल में विशेष स्थान मिलेगा और ढेर सारा इनाम भी दिया जाएगा। और राजा ने यह भी कहा है कि राज्य में चल रही मुसीबतों की जड़ कांच के टुकड़े से जुड़ी है। हाँ,
हाँ बिल्कुल विक्रांत। तब तो मैं इस कांच के कड़े को जरूर लाऊंगा। इतना कहकर विक्रांत तेजी से अपने घर के अंदर चला गया और अपनी पत्नी सुहानी को पूरी बात बताने लगा। जी तुम पागल हो गए हो। क्या उस खंडहर में जो भी क्या है वह कभी भी लौट कर नहीं आया? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लेकिन मैं जाऊंगा और सुरक्षित लौट कर भी आऊंगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि वहाँ ऐसा क्या रहस्य है जिससे लोग वापस नहीं आते। सुहानी ने बहुत मना किया, लेकिन विक्रांत नहीं माना। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधा अमरपुर नगर के जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता घना और भयानक था। जैसे जैसे विक्रांत आगे बढ़ता गया, वातावरण भयानक होता गया, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी बाद वह उस प्राचीन खंडहर में पहुंच गया। अचानक उस शेर की आंखें चमकने लगी। विक्रांत एक पल को तो डर गया, लेकिन वह घबराया नहीं। तभी शेर की मूर्ति में से एक गूंजती हुई इंसानी आवाज आई। इससे आगे केवल वही जा सकता है जिसके मन में दया हो और लालच से दूर हो। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ आने के 2 कारण हैं। पहला, मैं अपनी चतुराई राजा चंद्रसेन के सामने साबित करना चाहता हूँ, और दूसरा, राज्य में जो संकट आया है उसे रोकना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी 2 पहली का उत्तर देना होगा। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो तुम जलकर राख हो जाओगे। तुमसे पहले भी कई लोग इस कांच की कड़ी डीडीएशे को हासिल करने के लिए यहाँ आए, लेकिन वह बुरी भावनाओं से भरे थे, इसीलिए वह बचकर वापस नहीं जा सके। ठीक है, मुझे तुम्हारी पहेली मंजूर है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शेर की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और गूंजती हुई आवाज में बोला, वो क्या है जो रात में गायब और दिन में वापस आता है, जिसके बिना सब कुछ अंधकारमय हो जाता है? विक्रांत कुछ क्षण सोचता रहा और गहरी सांस लेता हुआ आत्मविश्वास के साथ, सूर्य। वह क्या है जो जितना भरा जाता है उतना हल्का होता जाता है? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला। छेद। शेर की आंखें और तेज चमकने लगी। फिर अचानक उसकी मूर्ति धूल में बदल गई। विक्रांत के सामने 2 रास्ते बन चुके थे। पहला रास्ता अंधकार में डूबा हुआ था, जहां से अजीब सी सरसराहट आ रही थी। दूसरा रास्ता सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। विक्रांत ने अपनी चतुराई से अनुमान लगाया। अगर पहला रास्ता सही होता तो यह इतना भयानक नहीं होता। दूसरा रास्ता रोशनी से भरा है, शायद यही सही रास्ता हो सकता है। विक्रांत ने दूसरा रास्ता चुना। विक्रांत जैसे ही अंदर गया, उसने खुद को एक विशाल कक्ष में पाया। वहां सुनहरी किरणों से चमकता हुआ कांच का कड़ा रखा था। विक्रांत ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर करडार ही को उठा लिया। अचानक उसके कानों में एक रहस्यमय आवाज, कुंजी आंखों देखा सच नहीं होता, कभी कभी आंखों देखा भ्रम भी होता है। विक्रांत की आंखें चौड़ी हो गई। अगले ही पल उसने खुद को खंडहर के बाहर पाया। महाराज, ये रहा कांच का कड़ा, मैं इसे खंडहर से उठाकर लाया हूँ। राजा विक्रांत ने कड़े को दिखा और प्रसन्न हो गए। तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे अफसोस है कि मेरे राज्य में इतना चतुर व्यक्ति था और मुझे इसका पता नहीं था। वैसे तुम क्या करते हो? महाराज, मैं एक लकड़हारा हूँ। अब से तुम लकड़हारे नहीं, मेरे विशेष सलाहकार बनोगे। तभी मंत्री वासुदेव वहां आ पहुंचा। महाराज, हमें तुरंत यह कड़ा तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए। राजा चंद्र सेन मंत्री वासुदेव और विक्रांत तांत्रिक के पास पहुंच गए। राजा चंद्रसेन ने कड़ा तांत्रिक को सौंप दिया। बताओ, ये वही कड़ा है ना तांत्रिक? कड़ाढ़े को देखकर जोर जोर से हंसने, मूर्ख राजा, तूने यह कड़ा मेरे हाथ में देकर बहुत बड़ी गलती की है। राजा चंद्रसेन चौंक पड़ा। क्या तुम कहना क्या चाहते? यह कला कोई श्राप का कारण नहीं है। दरअसल यह मेरी ही योजना थी। मैं इस डीडीएशे की मदद से राक्षसी को आजाद कराना चाहता था, जिसे तेरे पूर्वजों ने इसमें कैद किया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि मेरे राज्य में आ रही विपदाएं इस कांच के कड़े के अंदर कैद राक्षसी की वजह से हैं। तो क्या वह सब झूठ है? हाँ, इस कांच के कड़े के अंदर एक राक्षसी मौजूद है, यह सत्य है। लेकिन तेरे राज्य में हो रही विपदाओं की वजह यह कड़ा नहीं, बल्कि मैं था। क्या मतलब? मैंने ही अपनी जादू की शक्ति से तेरे राज्य की फसलों में आग लगाई, और जंगल में भी मेरा जादू इतना शक्तिशाली है कि कोई भी साधु उसे भेद नहीं सकता। और इसी बात का फायदा उठाकर मंत्री वासुदेव तुझे मेरे पास लाया।
मैं इस कड़े को पाना चाहता था, क्योंकि इस कड़े को मैं स्वयं खंडहर में जाकर नहीं ला सकता था। पर मुझे पता था कि तू अपनी प्रजा बहुत प्रेम करता है। तू अपने राज्य में लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता, इसीलिए तू अपने पूर्वजों के कड़े को पाने का प्रयास करेगा। मंत्री वासुदेव भी हंस पड़ा। महाराज, मैंने इस योजना में तांत्रिक का सहयोग किया था। अब मैं इस कांच के कड़े को मंत्र युक्त पानी के अंदर डाल दूंगा। कड़े को पानी में डालते ही राक्षसनी इस कांच के कड़े से बाहर आ जाएगी, और क्योंकि मैंने उसे आजाद किया होगा, इसलिए वह मेरा ही आदेश मानेगी। उसके बाद मैं सारे संसार पर शासन करूंगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन क्रोधित होता हुआ मंत्री वासुदेव से बोला, मंत्री वासुदेव, लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? जब तांत्रिक सारे संसार पर शासन करेगा महाराज, तो अमरपुर नगर राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंप ही सकता है, और तांत्रिक ने मुझे ऐसा ही वचन दिया है। मैं हमेशा से इस राज्य का राजा बनना चाहता था। राजा चंद्रसेन समझ गया था कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तभी तांत्रिक ने एक कटोरा उठाया और उसमें कड़ा डाल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? तभी विक्रांत ने अपनी जेब से दूसरा कड़ा निकाला और राजा चंद्रसेन को असली कड़ा पहना हुआ बोला, महाराज, यह आपके पूर्वजों का कड़ा है। आप इस कड़े को जो आदेश देंगे, यह आपका आदेश मानेगा। हाँ, यह सच है कि इसके अंदर एक राक्षसी कैद है, लेकिन यह भी सच है कि इस कड़े के अंदर आपके पूर्वजों की दिव्य शक्तियां भी मौजूद हैं। जब मैंने इस कड़ीढ़े को स्पर्श किया था, तब एक आवाज मेरे कानों में टकराई थी कि कभी कभी आंखों देखा हुआ सच नहीं होता। मैंने इस वाक्य पर बहुत ही गहराई से विचार विमर्श किया। तब मुझे समझ में आया कि शायद भविष्य में जो कुछ भी दिखने वाला है वह सच नहीं होगा। इसीलिए मैंने पहली बार में नकली कड़ा आपको दिया, और जब आप मुझे इस तांत्रिक के पास लाए, तब मैं इसे देखते ही समझ गया था कि यह आपके साथ अवश्य धोखा करेगा। यह कड़ा हमारे पूर्वजों की शक्ति से भी जुड़ा है। मैं इस गड्ढे को आदेश देता हूँ कि धोखेबाज जलकर राख हो जाएं। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। मैं मरना नहीं चाहता, क्षमा करें महाराज। और धोखेबाज मंत्री वासुदेव और तांत्रिक राजा चंद्रसेन के इतना कहते ही कांच के कड़े से रंग बिरंगी किरणें निकलकर मंत्री वासुदेव और तांत्रिक के शरीर पर स्पर्श करने लगी, और देखते ही देखते मंत्री वासुदेव और तांत्रिक जलकर राख हो गए। और उस दिन के बाद से राज्य में फिर से शांति लौट आई। राजा चंद्रसेन ने विक्रांत को मुख्य सलाहकार और मंत्री घोषित कर दिया।